जतिन बात करें तो आगे आजा पहले। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। तो टॉपिक का नाम है बच्चों, चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस बोल सकते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से, हम इस चैप्टर में गैसेस की मोशन को लेके बात करेंगे। जैसे कि आप मुझे बताओ, अभी इस रूम में हमारे आसपास गैस है? करे कहाँ से? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में है, और ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं आपसे भी टकरा रहे हैं, इस दीवार के सरफेस से भी टकरा रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात है जब कोई चीज़ टकराएगी तो इसके ऊपर प्रेशर भी लगाएगी, पक्की बात है। हालांकि वो प्रेशर बड़ा कम है, लेकिन प्रेशर तो लगा रही होगी पक्का। एग्री करते हो कि नहीं करते? किसी सिलेंडर में आपने गैस डाल रखी है तो वो जो गैस है वो सिलेंडर की वॉल्स पे क्या लगा रही होगी? प्रेशर लगा रही होगी। पूरा चैप्टर जो है गैसेस के मोशन को लेके ही कुछ बात करने वाला है कि जब गैसेस के पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कुल मिला के इसके अंदर जो टॉपिक्स मुझे याद आ रहे हैं वो आप लोगों को ये करने हैं। एक तो करना है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इन कंटेनर, एक ये करना है। एक करना है आप लोगों को काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, एक आप लोगों को करना है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, एक आप लोग करेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है, एंड लास्ट वन इज द मीन फ्री पाथ। बस ये 5 ही टॉपिक आप लोगों को चैप्टर में करने हैं, और 5 नंबर का ही ये चैप्टर है। किससे आएगा क्वेश्चन? कुछ ऐसा परमानेंट नहीं है कि सिर्फ इसी से आएगा, लेकिन हाँ कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें जो हर साल आती हैं, जैसे कि इसका टॉपिक जो है ना, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का टॉपिक जो है ये कंफर्म्ड हर साल सेम ही क्वेश्चन पूछते रहते हैं बार बार, वो आपको सिखा दिया जाएगा। ठीक है, करना हम लोगों को सारे करने, हमें सारे 5 के 5 टॉपिक हैं। तो देखते हैं आज कितने हो पाते हैं हमारे। ठीक है, पहला टॉपिक शुरू करते हैं। तो पहले टॉपिक का नाम है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इन अ कंटेनर। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, थोड़ा सा अटेंटिव रहना, क्योंकि जो ये चैप्टर है ना छोटा बहुत है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है चैप्टर को समझने के लिए। मतलब इतना आसान नहीं है, इसलिए बिल्कुल लास्ट में ही इसको लिया जाता है, नहीं तो आप लोग भूल भी जाते लास्ट तक। अगर मैं पहले करवा देता तो उसको बिल्कुल लास्ट में ही करते हैं, साथ के साथ याद करते हैं। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत लगे मुझे बताना, कुछ स्टेप्स को आप लोग फिर याद भी कर सकते हो। तो करना क्या है आपको, जैसे इस रूम में बहुत सारी गैस है, और ये गैस जो है हमारी इस रूम की वॉल्स के ऊपर क्या लगा रही होगी? टकराने में प्रेशर लगा रही होगी। तो वो प्रेशर निकालना है। क्या निकालना है? बोलो प्रेशर, कि कितना प्रेशर लगा रही होगी। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक कंटेनर है, मैं एक कंटेनर लेता हूं, ऐसे है, और इसके अंदर बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और ये क्लोज्ड कंटेनर है। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स जब भी इसके अंदर मूवमेंट कर रहे होंगे तो दे विल कोलाइड विद द सरफेस ऑफ द कंटेनर एंड एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन इट। सो वी हैव टू फाइंड द प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर ना, इसके ऊपर पूरा प्रेशर निकालना है। इसके लिए मैं बस आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। आप मुझे बताओ कि जैसे कि मान लो इस सरफेस का एरिया जो है ना वो ए है, मतलब इस वाली साइड का जो एरिया बोलो क्या है? ए। इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा एक दीवार का ए। आपको अगर प्रेशर निकालना है तो प्रेशर का वैसे फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। कितना फोर्स लगा पर यूनिट एरिया पे? और जो फोर्स होता है ना बच्चों, बेसिकली फोर्स होता है कि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू बोलो क्या? टाइम। दैट इज डीपी बाई डी टी। अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स का सेकंड लॉ नहीं याद आ रहा? मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही फोर्स होता है। तो एफ इज इक्वल टू में डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है। जल्दी जल्दी आओ बच्चों, कितना टाइम हो गया? आ ही जा रहे हैं बच्चे तो बस। अरे साक्षी को लग रहा है 12th की क्लास चल रही है, वो बाहर ही रुक गई। साक्षी तुम्हारी क्लास के बच्चे बैठे हैं, जल्दी आओ भाई जल्दी आओ।
फिर टॉपिक समझ में नहीं आएगा। जो थोड़ी सी टफ चीज़ है ना वो पहला ही ड्राइव है, इसलिए पहले ड्राइव को ना थोड़ा अच्छे से समझना बच्चों, उसके बाद का सब आसान है। पहला ही ड्राइव थोड़ा सा टिपिकल है। क्वेश्चन ये है भाई, जो अभी तक टॉपिक शुरू हुआ है हमारा, बस इतना डिस्कस हुआ है कि एक कंटेनर है, उसके अंदर एक गैस है, ठीक है, कोई भी गैस है, और वो गैस जो है इस कंटेनर की वॉल्स के ऊपर क्या लगाएगी, प्रेशर। जैसे कि इस रूम में भी बहुत सारी गैस है और वो जो गैस है मूवमेंट कर रही है, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं एंड दे विल कोलाइड टू द सर्फेसेस ऑफ द वॉल्स। और जब वो उसके ऊपर कोलाइड करते हैं, मतलब टकराते हैं, तो क्या लगाते होंगे, फोर्स। अरे जब कोई चीज टकराती है तो क्या लगाएगी, फोर्स, और फोर्स लगाएगी तो इसका मतलब क्या लगाएगी, कुछ ना कुछ प्रेशर। क्या लगाएगी, कुछ ना कुछ। अब आपको एक सिंपल सी चीज सोचनी है कि वो प्रेशर कितना होगा, ये हमें पता लगाना है। तो मैंने कहा प्रेशर तो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, जितना फोर्स लगा पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या होता है, फोर्स किसी चीज में कितना लगता है, जितना मोमेंटम में चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं, अगर आपको समझ में आ जाए तो। मैंने किसी बॉल को यहां से फेंका, उसमें मैंने 100 का मोमेंटम फेंका था, 100 का मोमेंटम था बॉल के पास, मास इनटू वेलोसिटी 100 का था। टकराने के बाद बस 60 का बचा, तो 40 का मोमेंटम कहां गया, वो 40 का मोमेंटम दीवार पे फोर्स लगा गया। क्या लगा गया, बोलो, फोर्स लगा गया। समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो फोर्स होता है कितना मोमेंटम में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है फोर्स। ठीक है, तो मेरी बात को जरा ध्यान सुनना, अरे बातें नहीं भाई प्लीज। तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है जरा सब बच्चे बताओ, चेंज इन, ये प्रेशर नहीं है भाई, तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, ये प्रेशर है, ये वाला प्रेशर है, बट वो प्रेशर ये क्या है बताओ जरा, मोमेंटम। और मोमेंटम में चेंज मैं कैसे पता लगाऊंगा बताओ जरा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बस इस पूरी ड्राइव को ना मैं इन तीन चीजों से ही करने वाला हूं। मैं आपको उसकी एक्चुअल थीम बता रहा हूं। किसी भी कंटेनर के अंदर रखी हुई गैस उस कंटेनर की वॉल्स पे कितना प्रेशर लगाएगी, तो वो प्रेशर निकलेगा फोर्स से। किससे निकलेगा बोलो, फोर्स से, फोर्स पर यूनिट एरिया से। फोर्स निकलेगा किससे बोलो, मोमेंटम में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और मोमेंटम का चेंज कैसे निकलेगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चलिए अब कुछ कंसीडर करते हैं। यहाँ पर एक बात मान के चलते हैं कि इसमें जितनी भी गैस है, मैं इस कंटेनर को यहाँ पर दोबारा बना देता हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि इसमें गैस तो सर बना ही नहीं रहे। तो इसमें बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं। एक काम करते हैं, उतना ही बढ़ा लेते हैं इसको। इसमें बहुत सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, ध्यान देना बच्चों। अच्छा, कितनी इसमें गैस है उसके लिए हमने एक पैरामीटर बनाया जिसको मैंने n से डिनोट करा, और n है यहां पर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है, कोई बताएगा मुझे, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे कि मान लो इसका पूरा वॉल्यूम 10 यूनिट का है, अरे 10 लीटर का पूरा है, तो पूरा वॉल्यूम 10 का है और टोटल पार्टिकल्स इसके अंदर मान लो 500 है। कितने बोलो, 500। तो हर एक यूनिट वॉल्यूम पे कितने पार्टिकल है, 50। तो स्मॉल n जो है ना वो है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि हर एक यूनिट वॉल्यूम पे जो पार्टिकल्स की संख्या है वो कितनी है बोलो, स्मॉल n। तो पूरे दो यूनिट वॉल्यूम पे कितनी हो जाएगी, 2n। 3 यूनिट वॉल्यूम में कितनी हो जाएगी, 3n। और पूरे v वॉल्यूम में कितनी हो जाएगी, vn। समझे नहीं मेरी बात को, मैंने क्या बोला। n सिर्फ आपको बता रहा है इस कंटेनर में या इस रूम के अंदर मान लीजिए हर एक यूनिट वॉल्यूम पर कितने नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है। बात समझ में आ रही है कार्तिक, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। n क्या बता रहा है, नंबर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, के हर एक यूनिट वॉल्यूम पे कितने गैस मॉलिक्यूल है। 2 यूनिट पे 2n, 3 यूनिट पे 3n, और v यूनिट से vn। क्लियर होता है कि नहीं होता, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मुझे निकालने हो तो ये वाली बात आपको थोड़ा ध्यान से रखनी है बच्चों कि टोटल वॉल्यूम अगर 10 है, इसको हटा दो कोई दिक्कत नहीं इसकी। समझ में आ गई ये वाली बात। अच्छा, अब मान लेते हैं, अब इंपॉर्टेंट है भाई, मान लेते हैं कि एक पार्टिकल ना यहां से जाता है, इस जगह से ऐसे जाता है और इस दीवार से टकरा के वापस आता है। थोड़ा सा मैं बना इसको 2D फ्रेम में रहा हूं, लेकिन 2D फ्रेम में नहीं है, ऐसे है, ऐसे है कुछ। मान लीजिए कि ये मेरे पास एक वॉल है और एक पार्टिकल यूं गया, ध्यान दो भूमि बातें करते रहेगी, नहीं आएगा समझ में। यूं गया और यूं टकरा के वापस आ गया। अच्छा बताना जरा, जब यूं गया और यूं टकरा के वापस आया तो पहले जो इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि क्या थी बोलो, vx, vy और vz। अब आप कहोगे सर ये क्या बनाया vx, vy, vz। अरे कोई पार्टिकल मान लो बच्चों, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, कोई पार्टिकल मान लीजिए ऐसे चल रहा है तो उसके पास कुछ वेलोसिटी x में भी होगी, कुछ वेलोसिटी y में भी, और थोड़ा ऐसे जा रहा है तो कुछ वेलोसिटी x में भी है, कुछ वेलोसिटी y में भी, और कुछ वेलोसिटी। देखो ना, जब मैं ऐसे फेंकता था किसी चीज को तो उसका मतलब वो हॉरिजॉन्टल भी ट्रैवल कर रहा है, वर्टिकल भी कर रहा है, तो x और y में हो सकती है वेलोसिटी। जब मैं उसको ऐसे फेंकूं तो हॉरिजॉन्टल भी कर रहा है, वर्टिकल भी कर रहा है और ऐसे भी कर रहा है। तो मान के चलते हैं कि किसी पार्टिकल के पास वेलोसिटी x में भी है, y में भी है और z में भी है, लेकिन मान लेते हैं कि वो टकरा के ऐसे वापस आता है, तो सिर्फ कौन सी वेलोसिटी में चेंज आएगा बताओ जरा, x की वेलोसिटी में। अरे यार ऐसे गया और ऐसे वापस आया,
यूं गया और यूं आया, तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, जेड डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, कौन सी डायरेक्शन की वेलोसिटी में चेंज है, एक्स में। कितना चेंज है, अगर उस तरह +5 थी तो इस तरह बोलो क्या है, -5। तो मान लेते हैं Vx, Vy और Vz। ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। पार्टिकल गया और टकरा के वापस आया, जैसे कि एक क्वेश्चन भी है आप लोगों के लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के अंदर कि एक बैट्समैन बॉल से खेल रहा है, उसको बॉल आती है 12 की स्पीड से, उसको हिट करता है तो वो -12 की स्पीड से जाती है और फिर मोमेंटम का चेंज पूछता है। नहीं आ रहा याद, उधर भी था ये क्वेश्चन की मोमेंटम में कितना चेंज आता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने क्लास में भी करवाया आप लोगों को। तो अब यहां पर ये पार्टिकल जाता है, उससे टकराता है और वापस आता है। अब पहले देखते हैं कि ये इस सरफेस पे कितना प्रेशर लगाएगा, कितना। अब प्रेशर लगाने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, फोर्स। फोर्स देखने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, मोमेंटम में चेंज। मोमेंटम में, तो मुझे बताना जरा इस एक पार्टिकल के लिए मोमेंटम में कितना चेंज आएगा। चेंज इन मोमेंटम of a particle when it collide the wall of container। मुझे बताना कितना चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा। एक बार पहले टुकड़ों में समझ लो, बाद में इसको जोड़ दूंगा, बिल्कुल इजीली बता दूंगा क्या चीज है। तो आप बोलो कि मोमेंटम में जो चेंज आएगा सर वो होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अच्छा मोमेंटम क्या होता है जरा बताना। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो मास, पार्टिकल का मास m, उसकी वेलोसिटी बाद में कितनी थी बोलो, -vx। कितनी थी बोलो, तो मास इनटू वेलोसिटी ये आ जाएगा और माइनस में इनिशियल बोलो क्या था, vx। तो बोलो कितना आएगा, mvx। अच्छा कुछ बच्चे की सर y और z क्यों नहीं, अरे y और z की मोमेंटम में चेंज 0 है। 0 क्यों है सर, क्योंकि पहले भी y डायरेक्शन में वेलोसिटी, बाद में भी कितनी बोलो, vy। अगर तुम करते भी हो तो बोलो क्या आएगा, mvy माइनस mvy, mvz माइनस mvz। बस x डायरेक्शन की वेलोसिटी में कुछ चेंज आया है तो मोमेंटम में चेंज भी किसमें आएगा, सिर्फ x में आएगा। तो x में कितना चेंज आएगा, तो फाइनल मोमेंटम कितना है बोलो, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना बोलो, -vx। ऊपर भी कितना है बोलो, मास इनटू वेलोसिटी। तो वो आ गया भाई। अब इसका बताना जरा कितना आ गया, माइनस का 2mvx। सुनते चलो, लास्ट में सब कुछ जोड़ दूंगा, इसको सारी चीजों को जोड़ दूंगा, ठीक है। पहले आप टुकड़ों में समझते चलो। तो मोमेंटम का चेंज तो पता लग गया, लेकिन ये सिर्फ कितने पार्टिकल के लिए पता लगा, एक पार्टिकल के। ऐसे यहां पर क्या एक ही पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। कितने पार्टिकल्स, तो मैंने कहा n, तो भैया हर एक यूनिट वॉल्यूम में। कितने यूनिट वॉल्यूम में, 1 यूनिट वॉल्यूम में। तो अब देखते हैं कि मोमेंटम का चेंज तो पता लग गया मुझे, वैसे इतना होगा एक पार्टिकल के लिए। तो अब मैं देखता हूं कि कितने, जितने भी पार्टिकल्स इस पूरे वॉल्यूम में हैं वो कितना इसके ऊपर क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, कितना मोमेंटम में चेंज करेंगे। ध्यान से सुनना बच्चों, मैं अगर आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अप्रोचिंग द वॉल इन टाइम, विशेष गेट खोल दो, इन टाइम डेल्टा टी, इन टाइम। आपको एक सवाल दिया गया है यहां पर, सुनते चलिएगा, थोड़ा सा स्लो चलाएंगे इस ड्राइव को हम लोग, ठीक है ना। तो यहां पर ये कहना चाह रहा है कि बताओ अगर डेल्टा टी समय दिया जाए और देखा जाए कि डेल्टा टी समय में यहां पर जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे। तो भैया मैंने कहा एक पार्टिकल तो लगाने वाला है इतना मोमेंटम का चेंज। देखते हैं इस पूरे वॉल्यूम में। देखो यहां से मैं यहां से कुछ बनाऊंगा, मान लो ऐसे करके कुछ मैंने बनाया, ध्यान देना। इस तरफ पार्टिकल्स की वेलोसिटी कितनी है, मान लो vx है, और डेल्टा टी समय में मुझे बताना जरा वो कितनी दूरी तय करेंगे, बताओ जरा। vx डेल्टा टी कितनी दूरी तय करेंगे, ढंग से सुनना जो मैं बोलूंगा। ये चीज अगर समझ में आई थी तो इस टॉपिक का सबसे जो मुश्किल पार्ट है ना वो यही वाला है बस। अगर इस तरफ पार्टिकल की वेलोसिटी vx है तो डेल्टा टी समय में मुझे बताओ जरा वो कितनी दूरी तय करेंगे, vx डेल्टा टी। अब मैं ये कहूंगा कि जितने भी पार्टिकल इस वॉल्यूम के अंदर हैं वो सारे के सारे बोल सकते हैं कि दीवार से जाके टकराने वाले हैं। क्यों भाई, क्योंकि इससे पिछले वाले पार्टिकल वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। समझना इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि इस तरफ पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है बोलो, मान लो कि मैं ऐसे बोलूं कि इस तरफ पार्टिकल की वेलोसिटी 5 यूनिट की है, 5 मीटर पर सेकंड, और मैं टाइम ले लेता हूं 2 सेकंड का। कितने सेकंड का, 2 सेकंड का। तो 2 सेकंड का अगर मैं टाइम ले लेता हूं तो मुझे बताना जरा कितनी डिस्टेंस कवर होने वाली है, बोलो 10 यूनिट की। तो जितने भी पार्टिकल यहां तक हैं, यहां से शुरू हो रहे हैं, मान लो ये यूनिट 10 की है, कितनी की बोलो, ये ध्यान देना, ये वाली दूरी कितनी होगी बोलो 10 की। क्योंकि अगर यहां से एक पार्टिकल ने चलना शुरू किया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से किसी पार्टिकल ने 5 की स्पीड से चलना शुरू किया, 2 सेकंड में कितनी दूरी कवर करेगा, 10 की। तो जितने भी पार्टिकल इसके अंदर है वो 2 सेकंड में टकरा जाएंगे, 2 सेकंड में। लेकिन जो इसके पीछे है, जो इसके पीछे है, अगर उसकी स्पीड भले ही 5 की हुई तो क्या 2 सेकंड में वो यहां तक टकरा पाएगा, क्योंकि उसकी दूरी तो 10 से क्या होगी बोलो, ज्यादा होगी, और वो दीवार तक नहीं पहुंच पाएगा। मैं एक रैंडम मान के चल रहा हूं कि किसी डेल्टा टी समय के लिए देख रहा हूं कि दीवार पे कितना फोर्स लगेगा। प्रिंस, हम चेक कर रहे हैं कि डेल्टा टी, किसी पर्टिकुलर डेल्टा टी समय के लिए इस दीवार पर कितना फोर्स लगेगा। मान लो 2 सेकंड के लिए चेक कर रहा हूं मैं,
तो मैंने कहा यार मान लो कि इनकी स्पीड 5 की है इस तरफ, तो 2 सेकंड में कितनी दूरी कवर करता होगा कोई पार्टिकल, मान लो यहां वाला पार्टिकल, मान लो कोई पार्टिकल 10 की दूरी, तो इसके अंदर अंदर की रेंज वाले सारे पार्टिकल दीवार से टकरा जाएंगे, क्योंकि अगर ये वाला टकरा रहा है तो वो भी क्या हो जाएंगे, बोलो टकरा जाएंगे। लेकिन इसके पीछे वाला नहीं टकरा पाएगा। मान लो पीछे वाले की स्पीड 5 की ही है, लेकिन 2 सेकंड में वो, ये दूरी 10 है तो ये तो 10 से ज्यादा हो जाएगी दीवार तक की, इस दीवार पर टकराने की बात हो रही है। अगर यहां तक की दूरी 10 की है तो पीछे वाले की दूरी तो बोलो क्या है, और ज्यादा, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो मैं एक बात मान सकता हूं कि इस डेल्टा टी समय में जितने भी पार्टिकल इस वॉल्यूम में आते हैं वो सारे के सारे मान सकते हैं दीवार से टकराएंगे। हालांकि इस बात में मैं एक एडिशन करूंगा कि सारे नहीं टकराएंगे, हम एवरेजली ये मानेंगे कि आधे पार्टिकल इस तरफ जा रहे हैं और आधे पार्टिकल इस तरफ आ रहे हैं, तो हाफ ही पार्टिकल टकराएंगे। अब जो बोलने वाला हूं ये बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा, समझते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुश्किल लगेगा अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को, बाद में मैं बोल रहा हूं उसको समराइज कराऊंगा और इजी कर दूंगा इसको। आप मुझे बस ये बताओ इतने का पूरा वॉल्यूम कितना है, इतने पोर्शन का वॉल्यूम बताओ, इतने पोर्शन का वॉल्यूम बताओ। निकल रहे बस बच्चे, मुझे बस ये बताओ सब बच्चे, इधर भाई कार्तिक, इतने वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स हैं? तो तुम कहोगे सर 1 यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल हैं, स्मॉल एन, कितने बोलो? तो इतने वॉल्यूम में, पहले बात इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो क्या आपको नहीं लगता वॉल्यूम कितना होगा? दिस एरिया इनटू में ये दूरी। कह रहे सर कैसे? अरे यार किसी भी क्यूबिकल चीज का जो तुम वॉल्यूम निकालते हो, कैसे निकालते हो तुम लोग? तुम LBH ही तो बोलते हो ना, तो तुम क्या करते हो? दिस इंटू दिस ही तो करते हो। अरे दिस इंटू दिस तो करते हो। तो मैं क्या कह रहा हूं बोलो जरा, ये जब आप लोग एरिया बोल रहे हो तो उसमें तो ये इंटू ये तो आ ही चुका है और इंटू ये हो गया, तो इस पूरे के पूरे सरफेस का, यहां तक का जिसमें मैंने ये सरफेस बनाया, देखो यहां तक का जो मैंने लाइन खींची है, इतनी चीज का वॉल्यूम कितना है? इतनी चीज का वॉल्यूम कितना है बोलो? AVX डेल्टा टी। क्या बात सही बोल रहा हूं मैं? इतनी चीज का। अच्छा इसमें कितने पार्टिकल्स है कौन बताएगा? अगर 1 यूनिट वॉल्यूम में n पार्टिकल्स है, कितने बोलो? n, तो AVX डेल्टा टी वॉल्यूम में कितने होंगे? NAVX डेल्टा टी। समझ नहीं आया ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट समझ में आना बहुत जरूरी है। और चिंता मत करिए, मुश्किल लगेगा स्टार्टिंग में, मैं क्लियर कर रहा हूं आप लोगों को, बस सुनते रहो आप लोग। नहीं आया विषय समझ में? मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, मान लेता हूं कि यहां से किसी पार्टिकल ने चलना शुरू करा, डेल्टा टी समय में ये वाला पार्टिकल वहां तक पहुंचता है, तो एक बात तो पक्की है कि डेल्टा टी समय में ये पहुंचता है तो अंदर के सारे पार्टिकल तो मान सकते हो कि वहां तक पहुंच ही जाएंगे। हाँ, इससे पीछे वाले नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैं सिर्फ इतने वॉल्यूम को ही कंसिडर कर रहा हूं। आशीष यहीं बैठ जाओ। इतने वॉल्यूम को ही बोलो क्या कर रहा हूं? बोर्ड पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। इतने वॉल्यूम को ही कंसिडर कर रहा हूं कि मान के चल रहा हूं कि इतने वॉल्यूम में ही जितने पार्टिकल है वही जाके दीवार से बोलो क्या करने वाले हैं? टकराने वाले हैं। अब इतने में कितने पार्टिकल है? तो कहूंगा 1 यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल है? n। कितने बोलो? n। तो इसका वॉल्यूम कितना है? तो इसका वॉल्यूम है सर a इंटू में क्या बोलो? ये दूरी, क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम ऐसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अरे यार तो इसका जब तुम एरिया a बोल रहे हो तो ये तो आ गया ना लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये नहीं, अरे नहीं आए बात समझ में? तो आप मुझे बताओ इसका वॉल्यूम कितना है बोलो? AVX डेल्टा टी। कितना बोलो? तो अगर 1 यूनिट वॉल्यूम में n पार्टिकल है, 2 यूनिट वॉल्यूम में 2n, 3 यूनिट वॉल्यूम में 3n, तो AVX डेल्टा टी वॉल्यूम में कितना आएगा? n टाइम्स ऑफ AVX डेल्टा टी। अब इतने तो टोटल पार्टिकल है, इतने तो। अब क्या सारे पार्टिकल उसी तरफ अप्रोच कर रहे होंगे? नहीं सर, कैलकुलेशन ये कहती है आधे उधर और आधे इधर, मान के चलना पड़ेगा हमें एवरेजली। तो मुझे बताना जरा कितने पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल अप्रोचिंग द वॉल इन टाइम डेल्टा टी। इस डेल्टा टी समय में कितने पार्टिकल अप्रोच करेंगे? हाफ टाइम्स ऑफ NAVX डेल्टा टी। ये x कुछ नहीं है, इसके सब्सक्रिप्ट में लगा हुआ बस। तो एक पार्टिकल अप्रोच नहीं कर रहा, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर अप्रोचिंग? बस इसके बाद ड्राइव खत्म होने वाला है। हाउ मेनी पार्टिकल्स आर अप्रोचिंग? हाफ NAVX डेल्टा टी। ये समझ में आ गया तो भाई खेल बनेगा बस। अब मुझे बताओ एक पार्टिकल की मोमेंटम में, प्रिंस एक पार्टिकल की मोमेंटम में कितना चेंज है? इतना। तो मुझे बता इतने सारे पार्टिकल्स की मोमेंटम में कितना चेंज आएगा? तो मैं बोलूंगा टोटल चेंज इन मोमेंटम बाय ऑल पार्टिकल्स। आपको समझ में भी आएगा सर क्यों निकाल रहे हैं कि मोमेंटम में चेंज, थोड़ी देर में समझ में आएगा। टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑल पार्टिकल्स, मुझे बताओ टोटल चेंज कितना आएगा मोमेंटम में? एक पार्टिकल का मोमेंटम चेंज 2 MVX है। कितना है बोलो? 2 MVX। तो इतने सारे पार्टिकल्स का कितना होगा बोलो? हाफ NAVX डेल्टा टी इनटू में बोलो क्या आएगा? मैं प्लस माइनस नहीं कंसिडर कर रहा हूं, सीधा बस प्लस में ले रहा हूं, मेरे को मेन मैग्नीट्यूड से मतलब है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ जरा कितना आएगा? ये समझे नहीं ना आप लोग ये स्टेप? एक पार्टिकल के मोमेंटम में कितना चेंज था? 2 MVX का। कितना बोलो? तो मुझे बताओ इतने सारे पार्टिकल्स भी तो जाके टकराए ना, सारे टकराए हैं, तो कितना नेट चेंज आएगा बोलो मोमेंटम में? इतना इंटू इतना। सबने मोमेंटम लगाया होगा ना, एक ने थोड़ा, सबने लगाया होगा। आधे पार्टिकल्स ने तो लगाया होगा ना, टोटल नहीं लगा रहा, उसके आधे लगा रहा हूं। तो कितना नेट चेंज आएगा बोलो? दिस इंटू दिस, 2 से 2 कट जाएगा, बताओ कितना आएगा? NAVX स्क्वायर, MB है, और बोलो क्या आएगा? डेल्टा टी। अच्छा भाई अब तो खत्म होने वाली चीज ये। मुझे बताओ डेल्टा पी ये रहा, डेल्टा टी ये रहा, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी ले आओ। बोलो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी कितना आ गया?
अरे बोलो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी कितना आ गया, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अरे मोमेंटम का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, बोलो क्या होता है, फोर्स। तो मुझे समझ में आ गया कितना फोर्स लग रहा है, मुझे समझ में आ गया कितना फोर्स लग रहा है, और एरिया को भी नीचे ले आओ। अब बताओ फोर्स पर यूनिट एरिया क्या आ गया, बस यही तो निकालना था। इतना प्रेशर लगेगा, प्रेशर ऑन वॉल, ये ड्राइव करना होता है भाई। मतलब कि वॉल पे प्रेशर जो लगेगा वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, एक बार समझ लेते हैं गाइस, एक बार समझ लेते हैं। जितना ज्यादा पार्टिकल का मास होगा उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा। मुझे बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जब दीवार से टकराएगा तब ज्यादा फोर्स लगाता होगा या हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल टकराता होगा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के मॉलिक्यूल का मास 44 होता है और हाइड्रोजन का सिर्फ 2 होता है, ऑक्सीजन का 32 होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड टकराता होगा ना, आपसे कोई चीज भारी चीज टकराती है तब आपको ज्यादा मोमेंटम में चेंज, ज्यादा प्रेशर लगता है कि नहीं लगता? हल्की सी कोई फूल फेंक के मारे कुछ होएगा क्या, पत्थर फेंक के मारे तो जितना ज्यादा मास होगा पार्टिकल का प्रेशर उतना ज्यादा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक यूनिट वॉल्यूम में होंगे, बातें नहीं, अगर हर एक यूनिट वॉल्यूम में पार्टिकल्स की संख्या ज्यादा है तो प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। और जितनी तेज चल रहे होंगे पार्टिकल एक्स दिशा में उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा। समझ आया कि नहीं आया? समझ नहीं आया सर? पक्का देखेंगे एक बार इसको तो जल्दी से। यही ड्राइव है, बस इतना ही ड्राइव है, लेकिन ये ड्राइव सारा समझने वाला है, समझने वाली चीज है। और आपको पता लगा मैंने शुरू में ये सब क्यों सिखाया था? क्यों सिखाया था? मैंने बोला है आप लोगों को, अगर आप टॉपिक में अगर बने हुए हैं ना तो एंडिंग में टॉपिक आ जाएगा समझ में। टॉपिक बीच में आपने गिव अप कर दिया, इंटरेस्ट नहीं बनाया टॉपिक के अंदर, तो भाई देखो फिर मुश्किल है। ये चैप्टर इतना इजी है नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, क्लियर तौर पे बता रहा हूं। कुछ चैप्टर्स बहुत आसान होते हैं, कुछ थोड़े से टेढ़े होते हैं, टेढ़े चैप्टर्स में से काउंट होता है। क्लियर हुआ? पहली चीज कुछ समझ आई आप लोगों को? सोच लो एक बार सब बच्चे, दोबारा बता देता हूं एक बार। अच्छा, ये पार्टिकल आप लोगों को लग रहा है कि ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, ये पार्टिकल ऐसे गया है ऐसे ही आया, देखो ऐसे गया टकराया ऐसे आया, तो इसकी सिर्फ कौन सी डायरेक्शन की वेलोसिटी में चेंज आया? एक्स में। वाई और जेड में कोई चेंज नहीं आया, वाई और जेड में ना ऊपर गया ना नीचे गया ना आगे गया ना पीछे गया, सिर्फ ऐसे गया और ऐसे आया। तो अब मैं दोबारा से एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं, ढंग से सुन लीजिएगा। ये टॉपिक था बेसिकली कि एक कंटेनर के अंदर अगर कोई गैस मौजूद है तो वो गैस इस कंटेनर की वॉल्स पे कितना प्रेशर लगा रही होगी। तो मैं किसी एक वॉल पे प्रेशर निकाल के देख रहा हूं, तो कितना आएगा बताओ जरा। तो मैंने कहा मान लेते हैं कि स्मॉल एन क्या है, बोलो नंबर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स है, बोलो एन। क्लियर होती है? सपोज करते हैं कि एक पार्टिकल जाता है, इससे टकराता है, वापस आता है। तो मैं ऐसे बनाऊंगा ना तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगी, मैं यूं बनाऊंगा तो ठीक है ना। तो मैंने कैसा बनाया, इसको ऐसे दिखाने के लिए करा है। तो मैंने बोला कि जब पार्टिकल ऐसे जाके ऐसे आया तो उसकी पहले वेलोसिटी Vx Vy Vz थी, और जब टकरा के वापस आया तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी माइनस Vx होगी, लेकिन वाई और जेड की Vb Vy और Vz। तो मोमेंटम में जो चेंज आएगा अगर आप निकालोगे उसके मोमेंटम में कितना चेंज आया एक पार्टिकल के टकराने से, तो चेंज होता है फाइनल मोमेंटम माइनस बोलो क्या, इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी बोलो कितनी, माइनस Vx। तो m इंटू माइनस Vx, माइनस का साइन लगाया, पहले वाला मोमेंटम कितना होगा, m इंटू Vx। कुछ कहेंगे वाई और जेड में, अरे यार पहले भी Vy वेलोसिटी बाद में भी, पहले भी Vz वेलोसिटी बाद में भी, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। बट इस केस में आप लोगों को पता है एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी में चेंज आ गया था, माइनस Vx। नहीं है समझ में? तो कितना आएगा बोलो, एक पार्टिकल के मोमेंटम में कितना चेंज है, माइनस 2mvx, यानी 2mvx का मोमेंटम वो लगाता है दीवार पे जाके एक पार्टिकल। तो मुझे सोचना था कि कितने पार्टिकल जाके दीवार को अप्रोच कर रहे हैं डेल्टा टी समय में, डेल्टा किसी भी पर्टिकुलर समय के लिए मान लिया। तो मैंने कहा मान लो डेल्टा टी समय में एक पार्टिकल यहां पर है, इस तरफ जा रहा है, तो मुझे बताओ कितनी दूरी वो तय करेगा डेल्टा टी समय में, Vx डेल्टा टी। मान लो ये पार्टिकल वहां तक पहुंच जाता है, तो अगर डेल्टा टी समय में ये वाला पार्टिकल वहां तक पहुंच गया तो इसके अंदर के मैं मान सकता हूं सारे पार्टिकल वहां पहुंच सकते हैं, बोलो एग्री और नॉट। बट हाँ, इससे पीछे कोई पार्टिकल है तो डेल्टा टी समय में वो उसका पहुंच पाना मुश्किल है, क्योंकि मान लेते हैं सबकी स्पीड 5 की है, तो 2 सेकंड के अंदर अगर ये 10 मीटर कवर कर लेगा तो अंदर वाले तो 5 की स्पीड से 2 सेकंड में तो कवर कर ही लेंगे, है ना। लेकिन पीछे वाला पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि उसके लिए दूरी बोलो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम मान के चलते कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पार्टिकल मैंने कंसिडर किया और मैंने कहा ये पार्टिकल तो वहां पहुंच ही जाएगा, Vx डेल्टा टी दूरी तय कर लेगा। इसका मतलब अंदर के सारे पार्टिकल क्या कर लेंगे, दूरी को तय कर लेंगे। अब अंदर कितने पार्टिकल हैं, तो मैंने उसका एक सिंपल सा कैलकुलेशन करा। मैंने कहा एक यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल है, n। कितने बोलो, n। इसका वॉल्यूम कितना है अंदर वाले का, तो मैंने कहा a इंटू में क्या बोलो, Vx डेल्टा टी, a इंटू में, तो a इंटू में Vx डेल्टा टी टोटल वॉल्यूम में। पार्टिकल्स हर यूनिट वॉल्यूम में कितने बोलो, n। तो मैंने बोला टोटल पार्टिकल्स कितने हो गए, Na Vx डेल्टा टी, क्योंकि A Vx डेल्टा टी बोलो क्या है, वॉल्यूम। n से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल पार्टिकल पता लग गया। बट नॉट ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सम आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सम आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। सो हमने माना कि आधे ही पार्टिकल अप्रोच कर रहे हैं, कितने बोलो, आधे, तो इसलिए हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ा। इसका मतलब एक पार्टिकल इतना मोमेंटम में चेंज, तो इतने सारे पार्टिकल कितना मोमेंटम में चेंज, दिस इंटू में 2mvx कर दिया।
अब खेल कुछ नहीं है, क्योंकि मोमेंटम के चेंज के नीचे डेल्टा टी लाऊंगा तो फोर्स आ जाएगा, फोर्स के नीचे एरिया लाऊंगा तो क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। सारा खेल यहां तक पहुंचने का होता है, उसके बाद कोई गेम है ही नहीं इसके अंदर। 2 से 2 कटेगा, आपका एम एन ए वी एक्स के डेल्टा टी आ गया, डेल्टा टी नीचे आया, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको पता है फोर्स होता है, फोर्स लिख दिया, एरिया को नीचे लाया, फोर्स बाय एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है। क्या मुश्किल है बताओ? 4 से 5 स्टेप का आप लोगों को ड्राइव है अच्छा सा। आप लोग पेपर में अगर ये कर आएंगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चन भी आएगा, 3 नंबर में आएगा ड्राइव करने को, अगर आया तो। नहीं आया समझ में? पक्की बात है, आगे बढ़ सकता हूँ? क्लियर है सबको? नहीं हो तो अब रट लेना, क्योंकि इतना ही इसमें समझने वाला मुद्दा यही होता है। अगर आप अब नहीं समझ पा रहे हैं ना इस चीज़ को, तो फिलहाल अब इसको रटना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है? कभी फिर तसल्ली से बैठ के कभी आपको समझाएंगे, लेकिन क्लास में इसको इतना ही समझाया जा सकता है बच्चों, और ये समझ आ जाना चाहिए था इतना। आगे बढ़ूँ? आ जाओ। एक बात और सुन लो इसके अंदर, एक बात ऐड करूंगा बच्चों। ये आए तो तुम्हारी बल्ले बल्ले है, क्योंकि 3 नंबर मिलेंगे अगर ये आए तो, सीधा बता रहा हूं 3 नंबर मिलेंगे सीधा अगर ये ड्राइव आपका आ गया तो। एक बात और सुन लीजिए इसके अंदर जो आपको याद रखनी है, इसके बाद भी थोड़ा सा कुछ बचता है। मुझे एक बात बताओ, पार्टिकल सिर्फ एक्स में थोड़ा ना चल रहे होंगे, पार्टिकल तो वाई में भी जा रहे होंगे, पार्टिकल तो जेड में भी जा रहे होंगे। किसी दिमाग में चीज़ आनी चाहिए थी कि पार्टिकल सिर्फ एक्स में थोड़ा जा रहे होंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि एवरेजली जितनी वेलोसिटी से वो एक्स में जा रहे होंगे, मतलब जितना वी एक्स स्क्वायर होगा उतना ही वी वाई स्क्वायर होगा, उतना ही वी जेड स्क्वायर होगा। ध्यान दे लो, मैं मान लेता हूं कि पार्टिकल सिर्फ एक्स में थोड़ा जा रहे होंगे। सम पार्टिकल्स आर मूविंग इन द वाई डायरेक्शन, सम पार्टिकल्स आर मूविंग इन द जेड डायरेक्शन। मतलब इस रूम के अंदर कुछ पार्टिकल एक्स में भी जा रहे हैं, कुछ ऊपर नीचे भी जा रहे हैं, कुछ आगे पीछे भी जा रहे होंगे। लेकिन एक बात मैं मान सकता हूं कि सबका वेलोसिटी का स्क्वायर क्या होगा, लगभग बराबर होगा। क्योंकि हम मान के चलते हैं रूम में सबके लिए टेम्परेचर सेम है, पार्टिकल्स का मास सेम है, तो जितने से इधर चल रहे होंगे उतनी स्पीड से उधर, उतनी स्पीड से उधर। अच्छा, इसको और कैसे लिख सकता हूं कि मैं बोल सकता हूं कि ये एक तरीके से एवरेज लिया जा सकता है। क्या लिया जा सकता है बोलो? कि हम नेट वेलोसिटी ऐसे मान सकते हैं कि सबका एवरेज ले लो, वी एक्स का स्क्वायर प्लस में वी वाई का स्क्वायर प्लस में वी जेड का स्क्वायर और डिवाइड बाय 3 कर दूंगा, तो एक तरीके से इसको एवरेज ट्रीट कर सकते हैं। क्या ट्रीट कर सकते हैं बोलो? कि किसी भी डायरेक्शन की वेलोसिटी हम लोग क्या मान सकते हैं, तीनों डायरेक्शन की वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय बोलो क्या 3। थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, बट मैं बोल सकता हूं कि सभी डायरेक्शंस की वेलोसिटी बोलो क्या होगी, सेम होगी। और वो किसके बराबर मानी जा सकती है? सभी का एवरेज आउट करके डिवाइड बाय क्या कर दो बोलो 3 कर दो, डिवाइड बाय क्या कर दो। अच्छा, इसी चीज को इन्होंने क्या लिख दिया, इस पूरे सम को ना इन्होंने लिख दिया वी एवरेज का स्क्वायर, वी एवरेज का स्क्वायर। और बस अब आप लोग इस वी एक्स स्क्वायर की जगह पर प्रेशर में क्या लिख पाएंगे, ध्यान से सुन लीजिए। एम एन वी एक्स के स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दो, 1/3 वी बार का स्क्वायर। ये आपको फाइनल आंसर लिख के आना है। ये आप लोगों का नेट प्रेशर होएगा 1/3 एम एन वी बार, यानी वी एवरेज का स्क्वायर। क्या आएगा बोलो? वी एवरेज का स्क्वायर। तो भैया आप लोगों को ये फाइनल आंसर करना है, जो कि एक स्टेप बीच में ये वाला भी आएगा। समझ नहीं आया? नहीं वाला स्टेप नहीं आया समझ में? सुना? वी एक्स का स्क्वायर, वी वाई का स्क्वायर, वी जेड का स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली सेम मान सकते हैं। और आपको लगता है सर सेम नहीं मानना, तो सबका फिर एवरेज तो मान ही लो, सबकी वेलोसिटी जोड़ के एवरेज तो मान ही लो। इस चीज को बस वी बार का स्क्वायर बोल दिया। क्या बोल दिया? इसको वी बार का स्क्वायर बोल रहे, छोड़ो उसको। मैं बोल रहा हूं कि पार्टिकल्स इस रूम में चल रहे हैं, कार्तिक बता सबसे तेज किस डायरेक्शन में चल रहे होंगे, एक्स में, वाई में, जेड में? बता। सेम चल रहे होंगे ना सर। कैसे कैसे कह सकता हूं कि एक्स में तेज चल रहे होंगे? एक्स में कौन सी ऐसी वो लगा रखी चीज भाई, बराबर चल रहे होंगे सर। और अगर कोई बोले कि बराबर सर कितना, तो बोल सकते हैं कि आपको अगर लगता है कि फिर भी कि सर बराबर नहीं होंगे, तो सभी साइड्स की स्क्वायर करके, सभी वेलोसिटीज का स्क्वायर करके क्या कर दो, डिवाइड बाय 3 कर दो, तो एक एवरेज वेलोसिटी बनता है। तो इसको मैंने कर दिया वी बार का स्क्वायर। क्या लिख दिया इसको? वी बार का स्क्वायर। तो वी एक्स के स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/3 वी बार का स्क्वायर। 1/3। अब कुछ नहीं है यार, मुझे कुछ बातों की जवाब दे दो। एम क्या है? एम क्या है? मास ऑफ द गैस पार्टिकल, मास ऑफ द। एन क्या है? नंबर ऑफ द गैस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ द गैस पार्टिकल्स। अरे यार बोलिए बताएं क्या है भाई। और वी बार एक तरीके से एवरेज, एक तरीके से आप बोल सकते थे। समझ में आ गई वाली बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आज का पहला टॉपिक था। पहला टॉपिक डन हुआ बच्चों। अरे पहले में ही टाइम लगता है, उसके बाद तो तुम देखना स्पीड पकड़ेंगे हम। अब ये पहले में ही समय लग जाता है सारा, लेकिन फिर भी सही कम समय में ही हो गया। आपको समझ में आ गया तो आया समझ? पेपर में आएगा, निपटा दोगे 3 नंबर में, रट जाना बिल्कुल गंदे तरीके से। क्या है अच्छे तरीके से। ये भी आया हुआ एग्जाम में। देखो इसके सारे टॉपिक अच्छे हैं भाई। मैं आपको लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन तो आराम से करा दूंगा अभी। आ जाओ आ जाओ। बातें नहीं निखिल और जतिन, 12th वाला निखिल याद आ रहा है अभी। चलो, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। अच्छा मैं आप लोगों से वैसे पूछता हूँ, अगर मैं इस रूम में टेम्परेचर बढ़ा दूँ, इस रूम में टेम्परेचर बढ़ा दूँ, तो मुझे बताओ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा?
बढ़ जाएगी। सबको पता है डायरेक्ट रिलेशन है, कैसा बोलो, लेकिन वो प्रूफ मांगता है इस चीज का। वो कहता है साबित करो कि काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के, समझ गए। वैसे पता है सबको कि हाँ सर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तापमान बढ़ाओगे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। मैं बता रहा हूँ वेलोसिटी बढ़ेगी ना, प्रेशर भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? सिलेंडर के फटने का कारण क्या होता है, जब कभी आग लग जाती है तो एक्चुअली में ज्यादा टेम्परेचर की वजह से सिलेंडर के अंदर जो गैस पार्टिकल्स हैं उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे किसके ऊपर बोलो, सिलेंडर की वॉल्स के ऊपर, और ज्यादा प्रेशर में सिलेंडर क्या हो जाएगा, फट जाएगा। नॉर्मल सिचुएशन में नहीं फटेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वही चीज वो प्रूव करने को बोल रहा है कि काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर या काइनेटिक डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पे वो डिपेंड कैसे करता है। इसको ज्यादा कंफ्यूज मत होना कि डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, कैसे प्रूव करूं इसको मैं। तो मुझे तुम बताओ, सबने एक बात सीख ली कि प्रेशर कितना होता है, 1/3 mn, बातें नहीं, mn v बार का स्क्वायर। ध्यान देना कि एक कंटेनर में मौजूद गैस पार्टिकल्स कितना प्रेशर लगाएंगे, 1/3 m, यानी पार्टिकल्स का मास ज्यादा होगा तो ज्यादा प्रेशर लगेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा होगा ज्यादा प्रेशर लगेगा, और वेलोसिटी एवरेजली ज्यादा होगी तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। सही बात है, सही बात है कोमल। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसके अंदर इसका टोटल वॉल्यूम मान लो v है, कितना है टोटल वॉल्यूम v, n क्या है इसका, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मैंने बोथ साइड ना मल्टीप्लाई कर दिया v से, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया v से, ध्यान देना। तो pv बराबर कितना हो जाएगा सब बच्चे बताओ, 1/3 m n v चलो बताओ, दोनों तरफ मैंने v से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी और इधर भी। अच्छा अब इससे क्या हुआ, एक्चुअली में मैं ना विशेष दर, एक्चुअली में मैं टेम्परेचर को इस इक्वेशन में लाना चाहता हूं। विशेष, रियान, रवेश, मैं किसी तरीके से इस इक्वेशन में टेम्परेचर की एंट्री दिलवाना चाहता हूं। और मैं एक इक्वेशन जानता हूं बड़ी फेमस, कि जितने भी इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशंस होती हैं, गैसेस के लिए पीवी बराबर क्या होता है, nRT। मतलब एक गैस किसी भी कंटेनर में हो, ध्यान दो, ये डब्बा और खराब हो तो जा रहा धीरे, तो कोई गैस किसी भी कंटेनर के अंदर हो, वो कहता क्या है, अगर गैस का तापमान ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, उसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, नंबर ऑफ, ये n माने नंबर ऑफ मोल्स है, इससे कंफ्यूज मत होना, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है। गैस के नंबर ऑफ मोल्स पता है ना, एक मोल है तो कितने हैं, एक मोल है तो बताओ कितने हैं, एक मोल का मतलब है 6.022 10 की पावर क्या बोलो 23। अच्छा ये n अलग है और ये वाला n अलग है, ये वाला n बताओ क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाला n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और ये क्या है बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ये क्या कहता है आइडियल गैस इक्वेशन, आशीष, जितना ज्यादा तापमान होगा इस कंटेनर के अंदर, जितने ज्यादा इसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे गैस के, उतना ही ज्यादा बोलो क्या लगाएगी, प्रेशर, और उतना ही ज्यादा बोलो क्या होगा, वॉल्यूम। मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूं, अगर गैस का अमाउंट ज्यादा है यानी n ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर ज्यादा है, तो उसका प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट भी क्या आएगा, ज्यादा, वो ज्यादा प्रेशर और ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। क्लियर होता है कि नहीं होता? लेकिन पीवी की वैल्यू होती है nRT के बराबर। आर यहां पर आपको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, 8.314 होता है। बच्चों बहुत बार बताया, ऐसा ना हो कि यही ना आता तुम लोगों को। तो मुझे तुम बताना, अगर मैं बोथ साइड v से मल्टीप्लाई कर दूं, दिपांशु बोथ साइड वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, बताओ पीवी को मैं क्या लिखूंगा, आ गया इक्वेशन में टेम्परेचर, आ गया टेम्परेचर इक्वेशन में, समझ नहीं आ रहा। दूसरा कौन बच्चा मुझे बताएगा, मैं एनवी को क्या लिखूंगा, एनवी को कौन बताएगा, एन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 यूनिट वॉल्यूम, तो इन 2 यूनिट वॉल्यूम पार्टिकल्स इज 2n, 3 यूनिट वॉल्यूम में 3n, तो v यूनिट वॉल्यूम में vn, तो nv जब मैं कर दूंगा तो क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या आ जाएंगे, समझ ही नहीं आया, समझ ही नहीं आया। अरे n क्या है आदर्श, n क्या है, नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स इन 1 यूनिट वॉल्यूम, तो पूरे v वॉल्यूम से अगर उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा, टोटल पार्टिकल्स, क्या निकल के आ जाएंगे, समझ नहीं आया, नहीं वाला पॉइंट नहीं आया, दोबारा बोलूं, विशेष n क्या है, नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स इन 1 यूनिट वॉल्यूम। तो मुझे पता है इसका अगर पूरा वॉल्यूम v है, इस कंटेनर का पूरा वॉल्यूम v है, तो जैसे ही मैं n को v से मल्टीप्लाई करूंगा, इस कंटेनर के टोटल पार्टिकल पता लग जाएंगे, लग जाएंगे। यार वो तेरे को कह रहे हैं 1 यूनिट वॉल्यूम में 20 पार्टिकल है और टोटल वॉल्यूम इसका 10 यूनिट का है, 1 यूनिट वॉल्यूम में 20 पार्टिकल है, टोटल वॉल्यूम कितने का, 10 का। तो जैसे ही तू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तेरे को पता लगेगा 200 पार्टिकल है। कितने पार्टिकल है, क्योंकि 1 यूनिट वॉल्यूम में 20 पार्टिकल है, तो 10 यूनिट वॉल्यूम में कितने होंगे, 200, तो टोटल पार्टिकल पता लग जाएंगे। n इंटू वी से क्या पता लग जाएंगे, टोटल पार्टिकल्स। समझ ही नहीं आ रहा है यार, पता नहीं, मैं बहुत मुश्किल चीज बोल ही नहीं रहा हूं, तो बहुत सिंपल सी चीज बोल रहा हूं आप लोगों को कि n इंटू वी क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या होंगे बोलो, या उल्टी तरफ से लिख लो इसको कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, जितने 1 यूनिट वॉल्यूम में है इनटू टोटल वॉल्यूम। अब समझ में आ गया।
ये होंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ध्यान देना, बस होने वाला है टोटल नंबर, इसमें कुछ ज्यादा झमेला नहीं है इस वाले टॉपिक के अंदर। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, तो मुझे बताना जरा फटाफट से, मैं इसको क्या लिख पाऊंगा बच्चों, 1/3 m या 1/3, इसको मैं कैपिटल N लिख दूं और बोलो क्या आ जाएगा, mv²। अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन टेम्परेचर से बनाना था। कुछ काइनेटिक एनर्जी से साउंड कर रहा है आप लोगों को, मुझे तो कर रहा है mv² दिख रहा है मुझे, लेकिन मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² होता है। क्या होता है? तो मैंने जानबूझकर इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से बोलो क्या कर दिया, मैथमेटिकली हम ऐसा कर सकते हैं ताकि मैं लेटर ऑन इसको क्या लिख पाऊं, काइनेटिक एनर्जी। क्या लिख पाऊं? तो मैं अब इसको काइनेटिक एनर्जी लिख पाऊंगा बच्चों, और मेरा यहाँ पर अब गेम सेट हो जाएगा। यहाँ पर बताओ क्या आएगा, ये क्या आएगा, बोलो काइनेटिक एनर्जी। क्या होएगा? तो मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख नहीं रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ मैं काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पर बोलो क्या आएगा, सब कुछ इधर लिया, बोलो कितना आ जाएगा, 3/2, 3/2। और क्या आएगा बोलो, nRT, बाय में बोलो क्या आएगा, n। ये k किसके बराबर है, बोलो काइनेटिक एनर्जी। किसके बराबर है? तो मुझे बताओ सब बच्चे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, बोलो बोलो क्या आ गया, 3/2 nr बाय में nt। मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर डायरेक्ट रिलेशन में है कि नहीं? इसका मतलब कि अगर गैस का टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। लेकिन मैं बस बच्चों एक चीज यहां पर बोलूंगा, अगर आप लोग थोड़ा समझ जाओ तो इसको, ये मुझे बताओ n क्या है, n है नंबर ऑफ मोल्स। डोंट बी कंफ्यूज बाय दिस n एंड वो वाला n जो था, ये वाला n कौन सा n है, ये रहा n क्या है, बोलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। नंबर ऑफ r आपको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और n बोलो क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द कंटेनर। मुझे बताओ इस कंटेनर के अंदर n, r और n कुछ भी हो जाए, तापमान वगैरह कुछ भी बदले, ये तो कांस्टेंट रहेंगे। कैसे यार, इसमें टोटल पार्टिकल बदलेंगे क्या? आप टेम्परेचर बढ़ाओ, टोटल पार्टिकल 500 तो 500 रहेंगे। नंबर ऑफ मोल्स, अगर 2 मोल गैस है 2 मोल ही रहेगी। r क्या है, कांस्टेंट है। तो ये सारे पैरामीटर बोलो क्या है, कांस्टेंट है। तो इस पूरे के पूरे कांस्टेंट पैरामीटर को एक नया नाम मिला, एक नया नाम मिला KB, जिसको बुलाया गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको क्या बुलाया गया बोलो, ये था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सुन लीजिए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और किसके बराबर होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोलो KB बराबर क्या होता है सब बच्चे, बोलो nr/n, nr/n। हालांकि मैं इसको एक और तरीके से लिखने वाला हूं, अगर आप लोग समझ जाएंगे तो KB होता है nr/n। वैसे लिख लो इसको, बस इतना ही लिख लो आप लोग, दूसरी वाली बात बाद में करूंगा, पहले बस ये टॉपिक खत्म हो गया। आप लोग इसको देख लो, ये साबित करता है कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेस। दिस इज योर सेकंड टॉपिक। इट शोज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स गेट्स इंक्रीज्ड if the temperature of gas is increased। सर समझ नहीं आ रहा, दोबारा से बता देता हूं। मुझे बताओ प्रेशर क्या था, इधर इधर यहां देखना, साइड में देखना, दोबारा से देखना, कितना इजी तरीके से करेंगे अब, क्योंकि हमने एक बार कर लिया है। इधर भाई विनय, प्रेशर क्या था, 1/3 mn। मुझे किस किस 2 चीजों का रिलेशन बनाना है मुझे, उर्वशी, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी और, तो मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² होती है, जिसको मेरे को पता है मैं कैसे लाऊंगा, m और v² है, तो 2 से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से ऊपर हाफ mv² तो बन जाएगा, उसका कोई टेंशन है नहीं। लेकिन मैंने उससे पहले एक छोटा सा काम करा कि मेरे को ना भैया टेम्परेचर को लाना था, और टेम्परेचर क्या होता है, PV बराबर बोलो क्या। तो देखो 2-3 तरीके होते हैं, कुछ टीचर्स आपको ऐसे भी करा देंगे जो कि बच्चों को भी आसान भी लग जाता है। PV बराबर nRT है तो आप nRT/V लिख देंगे उसको, सीधा क्या लिख देंगे, nRT/V, V को उधर ले जाएंगे। तो मर्जी है आप लोगों की, ठीक है ना। हम दोनों तरफ वॉल्यूम से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनेगा सब बच्चे, बोलो NV mv²। कोई दिक्कत है? अरे दोनों तरफ वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। पहला स्टेप क्या, दोनों तरफ वॉल्यूम से, अंकित दोनों तरफ मैंने टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। बता PV को तो क्या लिख पाएगा, nRT, वेयर n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ। और मुझे बता जरा फटाफट से कि ये चीज को तू क्या लिख पाएगा, n होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन, तो इन v यूनिट्स वॉल्यूम से अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम, सॉरी टोटल पार्टिकल्स। तो क्या आएगा बोलो, 1/3 टोटल पार्टिकल्स mv²। मुझे बताओ अगला स्टेप मैंने क्या करा था, जरा जल्दी बताओ। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से, ऐसा क्यों सर, ताकि काइनेटिक एनर्जी भी, तो ये बन गई काइनेटिक एनर्जी। बाकी सारा सामान उधर ले जाता हूं, तो 3nRT बाय में 2 और बोलो क्या n। अब एक गैस के अंदर, एक कंटेनर के अंदर, सॉरी एक कंटेनर के अंदर, उसके अंदर तो नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज आना, अगर 2 मोल गैस है 2 मोल रहेगी भाई। R कांस्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कांस्टेंट है, तो ये सारे कांस्टेंट है, तो इस पूरे कांस्टेंट को क्या बोल दिया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या बोल दिया, तो 3/2 kBT इज इक्वल्स टू में काइनेटिक एनर्जी। नहीं आ रहा सर समझ में, पक्का सोच लो, 2 टॉपिक हो गया आप लोगों के।
तीसरा बताता हूँ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, वो छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, ये समझ आ गया तो बताओ। यही है इंपॉर्टेंट, क्या यही चैप्टर है इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, यही चैप्टर है, यही आएगा आप लोगों को एग्जाम में। और जिसको ऐसा लगे ना कि सारा पढ़ना है, तो आपको 13 चैप्टर सारे कराए गए हैं, पढ़ना सारा कुछ, ठीक है। हाँ, पूरे पढ़ने के लिए तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, तुम मतलब जितना पढ़ना है तो तुम्हारे पास सिलेबस बहुत बड़ा है। 11th के सिलेबस में किसी को लगता है ना कि मैं सब कुछ कर चुका हूँ, तो मुझे बताओ कि जिसने सब कुछ कर लिया हो। मैं पूछता हूँ कुछ तुमसे, ऐसा होगा ही नहीं 11th का सिलेबस कभी पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाए। 12th का हो जाता है, 11th का नहीं होता भाई। 11th गड़बड़ है क्लास, ध्यान रखना, अच्छे से तैयारी कर लो। लेकिन आप लोगों को जितना कराया गया है ना, वो बहुत इनफ है पेपर के लिए, बता रहा हूँ, बहुत इनफ है, बहुत कुछ करा दिया गया है। बस आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा वो पता नहीं, मैंने अपनी तरफ से करा दिया है, वो तेरी चॉइस है। चलो अब सुनो भाई, एक बात बोलूंगा, अगर समझ आ जाए तो बढ़िया है, क्योंकि कल की क्लास में यूज होगी वो चीज। तो पहले बता देता हूं क्योंकि इस स्टेप से रिलेटेड है, अगर आ जाती है तो बढ़िया, नहीं आए तो कल दोबारा समझा दूंगा। एक बात बताओ मुझे, इधर 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 देखते हैं कितने बच्चे इस बात को समझ जाएंगे जो मैं बोलने वाला हूं। ये जो केबी तुम लोगों ने लिखा, क्या था बोलो केबी? मुझे इन सारे पैरामीटर के नाम बताओ क्या है। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो कि 8.314 होता है, खुशी। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आपको कुछ याद आ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसको मैं कुछ लिख सकता हूं आशीष, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ऐसे एकदम से याद नहीं आएगा, लेकिन आपको क्या नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला याद है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला याद है? स्मॉल एन से नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करते हैं। एक तो होता है मास अपॉन मोलर मास, इसका तो फिलहाल कोई रोल ही नहीं है, समझो समझो, मास अपॉन मोलर मास का भी कोई रोल नहीं है। लेकिन अगला फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सुमित ध्यान दियो, डिवाइड बाय में एवोगैड्रो नंबर था। ढंग से सुन लो, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 न्यूटन की पावर 23। सुन लो, ये फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तुम लोगों को? केमिस्ट्री में डायनामिक करना, ये सारी चीज कर रखी है। अब बताना इधर प्रिंस, स्मॉल एन और इसको इक्वेट करके देख एक बार, तो बता क्या आएगा? स्मॉल एन किसके बराबर आएगा? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कैपिटल एन अपॉन में बोलो क्या आएगा? एवोगैड्रो नंबर Na। अरे यार, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल अलग चीज होती है, एवोगैड्रो नंबर अलग चीज होती है। एवोगैड्रो नंबर बताते हैं एक मोल में कितने हैं, अभी पार्टिकल कितने हैं वो है नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल 6.022 न्यूटन की पावर 23 है तो काटोगे दोनों को 1 मोल आ जाएगा। अगर पार्टिकल संख्या 12.044 इंटू 10 की पावर 23 है, काटोगे 2 मोल आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो नंबर ऑफ पार्टिकल अलग चीज है, नंबर ऑफ Na अलग चीज है। Na फिक्स है कि एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, और n क्या होता है? कितने भी पार्टिकल हो सकते हैं। समझ नहीं आ रहा ना? तो स्मॉल n कैपिटल n बाय में Na आ रहा है, मुझे बताना जरा क्या आएगा? स्मॉल n बाय में कैपिटल N बताओ किसके बराबर है? बस भाई, ये समझ गए तो n अपॉन कैपिटल N को लिख दूंगा भाई। तो भाई क्लास प्लीज, तीसरा और बता रहा हूं टॉपिक, ज्यादा बड़ा है ही नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। और जो लास्ट 2 टॉपिक है ना, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत काम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में है बस। मतलब कि कल की क्लास में शुरू के आधे घंटे में ही खत्म हो जाएगा, शुरू के आधे घंटे में ही चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब सुनो भाई, अगला वाला लॉ जो है ना, मुझे पूछो कि सबसे ज्यादा किसी चीज के आने के चांस है तो वो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है, क्योंकि ये बहुत डायरेक्टली स्टेटमेंट पूछी जाती है। क्या है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। फिर बातें कर रहे हो? देखिए, हर अगला टॉपिक ना पिछले टॉपिक से रिलेट है, ये समझ में आएगा तो ही आपको अगला समझ में आएगा। अब आप बताओ, प्रेशर वाला समझ में आया, फॉर्मूला समझ में आया, तभी तो काइनेटिक एनर्जी वाला बना। और अब तुम देखना उसी से मैं ये बनाऊंगा। तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ, अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, एक कंटेनर में गैस है, वो कितना प्रेशर लगा रही है? प्रिंस, एक कंटेनर में गैस है, कितना प्रेशर लगा रही है? 1/3 mn/v²। बताइए उस पूरे कंटेनर के अंदर जो गैस है उसकी नेट काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? 3/2 kBT। क्या है बोलो? अब मैं कुछ बहुत जरूरी बोलूंगा, जरा ढंग से सुन लेना। तुम्हें समझ में आ गया कंटेनर में मौजूद गैस का कितना प्रेशर होता है? 1/3 mn/v²। कितना काइनेटिक एनर्जी होता है? 3/2 kBT। 3/2। अब मैं क्या कहता हूं, नाम से पढ़िए इसको, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्विपार्टीशन ऑफ, ये कहता है कि इस कंटेनर में मौजूद सारे, भाई फिर वही बातें, इस कंटेनर में मौजूद जितने भी गैस पार्टिकल्स हैं उसका टोटल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, मुझे सब बच्चे बताओ कितना बताया गया? 3/2 kBT। 3/2 kBT, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेंपरेचर।
मुझे तुम बस ये बताना कि ये सारी काइनेटिक एनर्जी आपको क्या लगता है सिर्फ एक्स डायरेक्शन के मॉलिक्यूल्स की वजह से होगी? आशीष, यहां पर ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी इस कंटेनर के अंदर है 3/2 केबीटी, केबी मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। मुझे बस ये बताओ तुम लोग इधर इधर कि जो ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी है ये क्या सिर्फ एक्स डायरेक्शन में चलने वाले मॉलिक्यूल्स की वजह से है? टोटल है, टोटल है। अच्छा एक बात बताओ, एक्स वाले ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बनाते होंगे वाई वाले या जेड वाले? आप बोलोगे तीनों बराबर बनाते हैं, और ये तीनों का सम होगी, तीनों का बोलो क्या होगी? अब मैं एक वैल्यू पूछूंगा, तुम मुझे वैल्यू बता देना। बताइए कि अगर तीनों की वजह से मिला के इतनी है 3/2 केबीटी, कितनी बोलो? 3/2 केबीटी, और आप कह रहे हैं कि तीनों डायरेक्शन में चलने वाले पार्टिकल्स की वजह से काइनेटिक एनर्जी जो बन रही है वो बराबर होती है। तो मुझे बताओ किसी भी एक डायरेक्शन में चलने वाले पार्टिकल्स जो हैं वो कितना काइनेटिक एनर्जी कैरी कर रहे हैं? 1/2 केबीटी। बहुत बच्चों ने बोला, बहुत बढ़िया। क्या बोला? ध्यान से सुनो। टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना सना? 3/2 केबीटी। और बोला गया है टोटल किसकी वजह से होगा? सर एक्स वालों की वजह से भी, वाई वालों की वजह से भी और जेड वालों की वजह से भी। समझ रहे हैं मेरी बात को? एक्स वालों की वजह से भी, वाई वालों की वजह से भी और बात सर बड़ी सिंपल सी है कि तीनों ने बराबर ही बना रहे होंगे। तीनों के तीनों बोलो क्या कर रहे होंगे? क्योंकि ऐसा तो नहीं कह सकते एक्स वाले ज्यादा बना रहे होंगे, वाई वाले कम बना रहे होंगे, जेड वाले कम बना रहे होंगे। सर बराबर बना रहे होंगे। सोचो तीनों चीजें बराबर हैं और जुड़ के 3/2 केबीटी आ रहा है। जुड़ के बोलो क्या आ रहा है? तो सबका बोलो कितना कितना काइनेटिक एनर्जी? हाफ केबीटी। हाफ, इसका मतलब उसने कहा कि सर टोटल 3/2 केबीटी एक्चुअली में सब डायरेक्शन के मॉलिक्यूल्स की हाफ केबीटी हाफ केबीटी हाफ केबीटी की वजह से, इसका मतलब एनर्जी का पार्टीशन इक्वल है। एनर्जी का पार्टीशन इक्वल है, तो इसको बोल देगा लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। समझो मेरी बात को। तो मैं बोलूंगा टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? दैट इज द काइनेटिक एनर्जी इन द एक्स डायरेक्शन, दैट इज हाफ m vx² प्लस में बोलो क्या आएगा? हाफ m vy² प्लस में vz² बराबर कितना बोलो? 3/2 केबीटी। Since due to particles of all direction is same, तो हम क्या बोल सकते हैं? मैं बोल सकता हूं कि मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि ये जैसे मान लो सबकी जगह सेम होगी। ध्यान देना, ध्यान देना। तो ये पक्का जो 3/2 केबीटी है कुछ ऐसे बटा होगा, हाफ केबीटी प्लस और प्लस। इससे मुझे ये अंदाजा लग जाता है कि काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द पार्टिकल्स इन द एक्स डायरेक्शन इज हाफ केबीटी। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द पार्टिकल्स इन द वाई डायरेक्शन हाफ केबीटी, एंड काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द पार्टिकल्स इन द, और सबका मिला के बोलो नेट कितना आ रहा है? यही बोलो क्या है? लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। मुश्किल लगा? तो आपको एक तो ये करके दिखाना पड़ सकता है उस क्वेश्चन के अंदर जो पूछा जाएगा। एक क्या हो सकता है? स्टेटमेंट बोल सकता है। मैं स्टेटमेंट यहां से निकाल लेता हूं। समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को, लग रहा है? पढ़ना एक बार। The law of the equipartition of energy states that energy is equally distributed among the degrees of freedom of a system in the thermal equilibrium। थोड़ा स्टेटमेंट ये बिल्कुल एक्चुअल बुकिश तरीके से बताते हैं, लेकिन वो कहना यही चाह रहा है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये होता है कि पार्टिकल्स कहाँ का मतलब फ्रीडमली घूम सकते, तो हम एवरेजली 3 डायरेक्शन मानते हैं, एक्स वाई और जेड। तो हर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की तरफ उसका जो एनर्जी होगा वो क्या होगा? सेम। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एक्स वालों के पास ज्यादा, वाई वालों के पास कम या जेड वालों के पास कम। आप बोलेंगे अगर टोटल 3/2 केबीटी सबके पास हाफ केबीटी हाफ केबीटी हाफ केबीटी होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आ रही प्रिंस बात समझ में? थोड़ा सा और इसका मैं देख लेता हूँ कहीं पर अगर अच्छे से लिखा हो तो। ये तो बहुत ही गंदे तरीके से लिखा हुआ, समझ ही नहीं आ रहा। ये ठीक है, पढ़ना एक बार। अरे लिखना पड़ेगा, एक नंबर में स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। कह रहा है कि लॉ ऑफ द इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम इसलिए बोल देता है कि भैया हीट का आना जाना बंद हो चुका है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तब बात कर रहा है। अभी आना जाना लग रहा होगा तो किसी रिएक्शन में ज्यादा भी हो सकता है। सो कह रहा है इन थर्मल इक्विलिब्रियम, बातें नहीं, द टोटल एनर्जी ऑफ द गैस इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इज इक्वली, ठीक है, जैसे घर के तीनों बेटों को बराबर जायदाद मिली भाई, है ना, वैसे ही कुछ है, बराबर सब कुछ मिलेगा। सो कहता है इन थर्मल इक्विलिब्रियम, बातें नहीं,
the total energy of the gas is equally distributed among all the degrees of freedom and the kinetic energy associated with each molecule per degree of freedom. डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब ये x by z को बोल रहा है, ठीक है। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जो उसका काइनेटिक एनर्जी है वो कितना बोलो, हाफ kT। कितना बोलो, हाफ kT। यहाँ पर जब k है वो क्या है बोलो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और t बोलो क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बट टेम्परेचर है, कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसी को मैं वहां पर कॉपी पेस्ट कर दूं, दिख तो रहा है ना ये? हाँ, अगर पेपर में लॉ ऑफ नहीं, और नहीं कराऊंगा मैं अब। अगर पेपर में लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी आया, वो लिख के भेज देंगे। उसने ले लिया अपने एंड पे, उसने अपने एंड पे ले लिया, हो जाएगा। ए, लड़ो नहीं। चलो सुनो, क्लास भाई छुट्टी कर रहा हूं 2 मिनट में, लेकिन सुनोगे तो। अरे सुनो, पता है क्या है, अगला टॉपिक शुरू करने का फायदा नहीं है, पूरा हो नहीं पाएगा, बात बनेगी नहीं। वो भी कराए, वो आएंगे नहीं। बोलोगे मैं कल करवा दूंगा, कुछ भी नहीं है। 15 मिनट का खेल है। ओए, क्या कर रहे हो? सुनो, यहां पर देखो, अभी रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, छुट्टी अभी पूरी नहीं हुई है। सुनो, बात ऐसी है, मैंने तुम लोगों को कार्तिक 3 चीजें कराई हैं। पहले तुम ये बताओ, लास्ट वाला जब ये आएगा एग्जाम में, स्टेटमेंट भी लिखोगे और ऊपर वाला ये भी आप दिखा दोगे कि टोटल 3/2 kBT है, जो कि सब में बराबर बटा तो हाफ kBT मिल गया। ये याद होगा ना, तो ही तुम्हें अगला टॉपिक समझ में आएगा। और बड़ा जबरदस्त अगला टॉपिक, मतलब जो कल तुम्हारे को कराऊंगा, दैट इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मतलब चैप्टर में या तो लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी है जो ये देते हैं, या वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है जो देते हैं। ये बहुत आता है। पिछले साल भी वही आया था, CPCB वाला, जो मैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बता रहा हूँ। उससे पिछले साल भी ये आया था, हर साल यही आ रहा है। CPCB के ऊपर एक क्वेश्चन डाल देते हैं, बस वही आता है हमेशा, ठीक है। तो मैंने अभी तुम्हें क्या कराया वो सुन लो। 3 टॉपिक्स करवाए हैं, सुन लो, बातें नहीं। सुनो, जो बॉयल्स वगैरह बोल रहे हो मैं कल बता दूंगा, वो भी छोटा सा ही है, ज्यादा कुछ उसमें मैटर नहीं है। तो भाई पहला टॉपिक क्या था, जरा सब बच्चे बताओ। प्रेशर, 2 मिनट का रिकैप है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स इन अ कंटेनर। तो एक कंटेनर में मौजूद गैस कितना प्रेशर लगाएगी, तो वो प्रेशर मैंने कैसे निकाला? मैंने कहा सर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स कैसे निकलता है? मोमेंटम में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और मोमेंटम का चेंज क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो पहले मैंने एक पार्टिकल को लेते हुए मोमेंटम का चेंज निकाला, फिर मैंने कंसीडर किया कि डेल्टा टी समय में अगर यहाँ वाला पार्टिकल वहां तक पहुंच जाता है तो इसके अंदर वाले सारे ही पहुंच जाएंगे। इस तरीके से कंसीडर किया गया है कि अगर ये वाला पार्टिकल वहां पहुंच जा रहा है तो इसके अंदर के तो सारे पहुंच ही जाएंगे, हाँ इसके पीछे वाले नहीं जाएंगे। इसलिए बस मैंने उस डेल्टा टी समय में इतने वॉल्यूम के पार्टिकल्स को कंसीडर किया कि वो टकराएंगे। मानते हो कि नहीं मानते? और इसका भी मैंने बोलो क्या करा, आधा करा, क्योंकि मान के चलता हूं आधा इधर जा रहे हैं और आधे इधर आ रहे हैं। तो इसका वॉल्यूम कितना है बोलो, A VX डेल्टा टी। तो टोटल वॉल्यूम इतना है, हर एक यूनिट वॉल्यूम में n पार्टिकल्स हैं, तो कितने टोटल पार्टिकल्स इसके अंदर मौजूद हो गए, n A VX डेल्टा टी। और आधे ही अप्रोच करेंगे तो हाफ यहां से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इतने पार्टिकल्स हैं, हर एक का मोमेंटम चेंज 2mvx है, तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद ये आ गया और इसके बाद कुछ नहीं है। डेल्टा पी के नीचे डेल्टा टी लाओगे तो फोर्स आ जाएगा, फोर्स के नीचे एरिया लाओगे तो प्रेशर आ जाएगा। तो 2 बार लाना होता है, एक बार डेल्टा टी लाओ, फोर्स आ गया, फोर्स के नीचे एरिया लाओ, प्रेशर आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसके बाद बस मैंने एक चीज करी कि पार्टिकल सिर्फ एक्स में थोड़ा चल रहे हैं, तो मान के चला जाता है कि एक्स की वेलोसिटी, वाई की वेलोसिटी, जेड की वेलोसिटी बराबर है, जो कि आप एवरेजली मान सकते हैं कि 1/3 टाइम्स है vx², vy² और vz², और इसके सम को मैंने v² लिख दिया। तो बस मैंने vx² की रिप्लेसमेंट में 1/3 v² लिख दिया। ये ड्राइव आपको अगर एक बार घर पे जाके आज ही कर लेना, क्योंकि एक चैप्टर तो कंप्लीट होगा पेपर के लिए एंड टू एंड ना, तो इसको वेट मत कराने के लिए बाद में कर लेंगे, 2 दिन बाद कर लेंगे पेपर से, रात की पेपर से 1 रात पहले। अभी कर लेना, खत्म करना है इसको एंड टू एंड, ठीक है ना? 1 घंटे में चैप्टर खत्म कर रहे हैं पूरा का पूरा वाला। तो आपको ये वाली चीज आ गई। अरे बातें नहीं प्लीज। अगर ये ड्राइव आया 3 नंबर में आएगा, कर दोगे? अगली चीज सुनो, बातें नहीं। उसके बाद मैंने बताया कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंसी दिखाती है। सबको पता है सर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी।
मोक्षा क्लियर है ना? विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। बट हाउ वी कैन प्रूव दिस? सो हमने कहा भैया प्रेशर होता है इतना, टेम्परेचर की एंट्री ला सकते हैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके। सो बोथ साइड मैंने किससे मल्टीप्लाई करा? वॉल्यूम से। तो पीवी की जगह पे बोलो क्या आ गया? एनआरटी, और एन इंटू वी यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 यूनिट वॉल्यूम इंटू टोटल वॉल्यूम कर दूंगा तो टोटल पार्टिकल्स आ जाएंगे। एमवी स्क्वायर को मैंने 2 से नीचे 2 से ऊपर करके काइनेटिक एनर्जी बना ली, तो ये काइनेटिक एनर्जी सारा सामान उधर ले गया, ये बन गया 3/2 एनआरटी बाई में एन, एन आर बाई में एन को मैंने क्या लिख दिया? केबी। तो नेट काइनेटिक एनर्जी सिस्टम के पास कितनी है बोलो? 3/2 केबीटी। एक बार लिख के देख लोगे हो जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन कैसा आता है? वो बोलता है कि आप काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर का ड्राइव दिखाइए या साबित करिए किसी तरीके से एक ड्राइव के थ्रू कि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। तो आपको ऐसे साबित करना पड़ेगा। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, अगर आए तो 2 या 3 में ये भी आएगा। क्लियर होता है कि नहीं होता? उसके बाद आपको क्या पता लगा कि टोटल एनर्जी 3/2 केबीटी है, तो क्या सारी काइनेटिक एनर्जी एक्स दिशा में होगी? नहीं सर। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है कि सारी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी बराबर बराबर उसमें ना। तो एक्स में भी कितनी होगी? हाफ केबीटी, वाई में भी कितनी? हाफ केबीटी, जेड में भी कितनी? हाफ केबीटी, तब जाके नेट शेल कितना बना है? 3/2 केबीटी। मुझे बस ये बताओ तुम लोग जो 3 टॉपिक मैंने कराए, ज्यादा कुछ नहीं है, ये 3 टॉपिक्स हम लोगों ने करे, तीनों आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए कि नहीं होगे? इसके बाद भूल के भी कल छुट्टी मत कर लेना, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि पूरा ये 3 पढ़ जाओ और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम अकेला एक तरफ है, ध्यान रखना। क्योंकि हो सकता है वो तीनों छोड़ दे और सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम दे दे। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सबसे ज्यादा जरूरी चीज है चैप्टर की, और बहुत इजी है, मतलब कुछ है ही नहीं उसके अंदर। 15 से 20 मिनट में समझ में आ जाएगा क्या मैटर है, और वो आता है एग्जाम के अंदर जरूर। ठीक है, क्लियर हो गया? आप कल की टाइमिंग की बात कर लेते हैं। रुक जा।